वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शंस में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मगर उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो कानूनी हो या सियासी, वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ तो उनकी जो मखसूस सीट्स हैं, रिज़र्व सीट्स जो हैं, उनका मामला जो है वो अभी भी लटका हुआ है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी उनकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है और ये कहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको ये सीट्स नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि जब एक जमात ऐसी हो जिसने कोई सीट ही ना जीती हो तो फिर आज़ाद उम्मीदवार उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, और अगर ज्वाइन कर भी लिया है तो उनको कोई सीट नहीं मिल सकती। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जो पहले जिनका मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत को लेके बहुत सख्त हमें नज़र आया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो वज़ीर आज़म से इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि वो तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात करने प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए। वहाँ उन्होंने न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की बल्कि बाद में ये भी कहा कि मुलाकात जो है वो मुस्बत रही है, ताउन का यकीन दिलाया गया है। ये मीडिया टॉक उन्होंने जब की तो उनके साथ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। दोनों ने मीडिया टॉक को एड्रेस किया। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से ये बात की है कि वो इमरान खान साहब से मुशावरत करने के लिए मुलाकात करना चाहते हैं और वज़ीर आज़म साहब ने उनको अश्योरेंस दी है कि कोऑपरेशन वफाकी हुकूमत की मौजूद होगी। एहसन इकबाल साहब ने भी मीडिया से वहाँ गुफ्तगू की। उन्होंने खैर मकदम किया इस फैसले का और कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि सियासत अपनी अपनी मगर रियासत जो है वो सांझी है। ये तो मसले हैं, मगर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब से पार्टी की मुलाकात नहीं हो रही, तो उसका नतीजा भी हमें नज़र आ रहा है कि पार्टी में एक पॉलिसी जिसको कहते हैं वो ज़रा मुश्किल से नज़र आ रही है। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में एक इंटरव्यू दिया अली ज़फ़र साहब ने, उसमें उन्होंने 3 शराइत सामने रखी, जो उन्होंने कहा कि अगर इनके ऊपर कोई प्रोग्रेस हो तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाकी जमातों से बात कर सकती है, स्पेशली जो नेशनल इंटरेस्ट के इशूज़ हैं। उन 3 शराइत में एक जो शर्त थी वो उन्होंने कहा कि आप 10 हल्कों का ऑडिट करवा लें। शोएब शाहीन साहब एक मुख्तलिफ टॉक शो में आए और उन्होंने इसके ऊपर बहुत नाराज़गी का, हम कह सकते हैं, इजहार किया था। तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके। उन्होंने कहा कि 10 सीट्स का कैसे फैसला कर लिया अली ज़फ़र साहब ने। इन तब मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो सर। अच्छा झगड़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पेशावर हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, मुत्तफ़िक़ा फैसला है, उन्होंने आपको रिलीफ नहीं दिया। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस एज अ पार्टी? नहीं, मेरे ख्याल में हमारा ये यकीन है कि ये सीट्स आप जब भी इंटरप्रेट करें आइन को अपने स्पिरिट में तो वो मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये कहते हुए जो पेशावर हाई कोर्ट का एक पॉजिटिव रोल रहा है पिछले साल में, वो नेगेट नहीं करना चाहिए। डिटेल्ड फैसला पढ़ना पड़ेगा और कहीं कहीं हमें अपनी जो गेम प्ले है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फैसले का इन चीज़ों से ताल्लुक तो नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि कल हमारी तरफ से थोड़ी सी मिस कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से कल हमारे वकील पेश नहीं हो चुके। तो वो क्या कहते हैं, इलेक्शन में वी हैव वन द बैटल बट टू विन द वॉर येट रिमेन्स। मिशन जो है वो बड़ा जरूरी है। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आगे पीछे ये सारी चीजें ठीक होंगी। सर, जिसको आप मिस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कहीं इसी तरह आप बहुत सी बैटल्स हारते ना रहे अपनी ही कोताहियों की वजह से? हो सकता है कि कल आपके जो लॉयर्स पहुंचे नहीं तो आज जो जजमेंट तो आई है, बट यू नो इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ हाउ वेल लॉयर्स आर्ग्यू, और ये तनकीद तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से होती रही है इस केस में कि आप लोगों ने गलत फैसले किए हैं, आपने ठीक आर्ग्यू नहीं किया केस को। देखिए, एक चीज मैंने देखी है जो दूसरी साइड करती है कि अक्सर जो है जो क्या कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, उसको
वो बहुत होती है पीटीआई के अगेंस्ट पिछले चंद महीनों में, कि जी सिंबल नहीं मिला पीटीआई को, ये पीटीआई की गलती है, या पार्टी सही नहीं चुनी, ये पीटीआई की गलती है। याद रखें आरिफा कि हम किन कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें जरूर गलतियां होंगी, उसमें इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी अपनी इंटरनल वर्किंग में बहुत सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन इफ यू फ्लिप एंड लुक एट द ग्लास हाफ फुल, यानी तस्वीर का दूसरा रुख देखें, तो आप ये भी देखें कि जहां से हमें दीवार पे लगाया गया था और जिस पोजीशन पे हम पहुंचे, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जीत है, ना सिर्फ पीटीआई के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। अब जरूरी है कि इस जीत को हम आगे ले जाएं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो सफर अभी भी आसान नहीं है। बिल्कुल से। अच्छा जगड़ा साहब बताएं कि अब आप लोग ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है? आई एम श्योर कि ये चैलेंज करेंगे। फिलहाल आप देखें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक मजाक होगा मेरे ख्याल में, अपोजिशन के इलेक्टेड मेंबरान जो हैं वो 16 होंगे, और उनके पास कोई जो रिजर्व सीटें होंगी वो कोई लगभग के 30 के बराबर होंगी। तो मेरे ख्याल में ये असेंबली का, पार्लियामेंट का, जमहूरियत की रूह का एक मजाक बना देता। बिल्कुल सही जी। तैमूर साहब, ऑब्वियसली सेकंड इशू जो बहुत मसला रहा है, एक तरफ तो आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही इमरान खान साहब से, और दूसरी तरफ जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा प्राइम मिनिस्टर को मिलने चले गए आफ्टर हैविंग टेकन अ वेरी हार्ड स्टैंड, और फिर बाहर निकल के उन्होंने कहा कि मैंने ये इशू भी डिस्कस किया। ये क्या पार्टी का फैसला था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फैसला था कि जो वजीर आला है वो जाके वजीर आजम से मुलाकात करेंगे? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर अली खान मुलाकात के लिए गए तो वो पर से उसमें कोई मसला नहीं है। एंड आई एम श्योर, मेरे ख्याल में, मुझे नॉलेज नहीं है, आई एम श्योर कि उन्होंने खान साहब से शायद क्लियर भी किया होगा जब वो मुलाकात करने गए होंगे। इससे ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि हम वफाकी हुकूमत की लेजिटिमेसी को तस्लीम करते, लेकिन डी फैक्टो एक हुकूमत वहां पे है, और सूबे को संभालते हुए कई ऐसे मसले जिन पे बात करना जरूरी है, चाहे वो अभी एक लेजिटिमेट हुकूमत ही बैठी हो जिसमें तो कोई शक नहीं रही, पूरी दुनिया कह रही है कि पंजाब में नवाज लीग जो है वो 17 से 20-25 सीटें सारी जो है वो जीती हुई है। तो अगर वो इस मैंडेट के साथ हुकूमत की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, कुछ देर बैठे, इंशाल्लाह ये रिवर्स होगा। जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था उसमें मैं एहसन इकबाल की बात सुन रहा था, और मुझे ये जरूर याद आ रहा है कि ये जो प्रोमिसेस ये करते हैं ना कि हम इनका आईनी हक देंगे और जरूर देंगे, ये कहते बहुत हैं, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि एक बगैर मैंडेट की वफाकी हुकूमत जो है वो अपने आईनी कमिटमेंट्स पे जो है वो उतर पड़ेगी, और देखना पड़ेगा। लेकिन आरिफा, कम से कम इसके बाद ये गिला नहीं होना चाहिए कि पीटीआई एक मैच्योर पार्टी नहीं है, या वो अक्रॉस द टेबल बैठने के लिए तैयार नहीं है अली खान के इस कदम के बाद। सही। तो सर ये मतलब कि अब आप कह रहे हैं कि वो जो एक अली अमीन गंडापुर साहब ने मैच्योरिटी का ये रिफ्लेक्शन है उनकी कि वो मिलने चले गए, तो सर फिर वो जो उनकी पहले की स्टेटमेंट्स थी जब वो कहते थे कि ये मैं इन प्राइम मिनिस्टर को क्यों मिलूं, ये तो फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं, तो वो फिर इमेच्योरिटी का एविडेंस था? मैंने स्टेटमेंट नहीं सुनी, मैंने ये जरूर देखा है कि वो स्वेरिंग इन पे नहीं गए, और स्वेरिंग इन पे ना जाना भी एक ऐसे कदम है जिससे मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप ये देख लें कि जितनी मुतनाज़ा ये हुकूमत है तो बिजनेस एज यूजुअल जो है वो नहीं कंटिन्यू हो सकता। ये अगर किसी का ख्याल है, और मैं बार बार ये सोचता हूँ कि हम ये सोचें कि जहां पे पूरी दुनिया कह रही है, सरकारी अफसर आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जी हमें पता है कि फलानी सीट पे फलाने के लाख वोट ज्यादा किए गए, फलाने के 50,000 वोट ज्यादा किए गए, और ऐसे तरीके में ज्यादा किए गए 4-4, 5-5 मिनट में, जिसकी मिसाल इस मुल्क की तारीख में नहीं मिलेगी। अगर हम वहां से बिजनेस एज यूजुअल पे जाएं तो ये इस मुल्क के अवाम के साथ गद्दारी होगी। तो बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस आपको अगले चंद महीनों में
मिलनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे ले लें, अभी IMF से वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे, ठीक है। अगर अभी ये मुज़ाकरात होंगे तो ठीक है, इस पे तो कोई शक नहीं कि IMF का एक प्रोग्राम चाहिए उसमें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा IMF के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी बहुत जरूरी है कि IMF के मुज़ाकरात में सूबे जो है वो इन्वॉल्व हो। पहले भी वफाक जो है वो खुद सरप्लसेस जो है वो सूबे के जो है वो कमिट करती पा रही है, जो कि फिर अटेनेबल नहीं थे, जिससे क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की खराब होती है। लेकिन हमारा मीडिया इसको उठाता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सूबा एंगेज होगा, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम शहबाज शरीफ को लीगल वजीर आजम समझते हैं। पाकिस्तान में बहुत से अजीब काम हुए, तो एक और अजीब काम सही, मकसद हमारा इमरान खान को जेल से निकालना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकालना, और इस पूरे मैंडेट को जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम ने दिया है, इसको हासिल करना है, और इन चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा झगड़ा साहब, आपने क्योंकि जिक्र किया ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, इमरान खान साहब की जेल का और मैंडेट का, तो सर अली जफर साहब ने भी इसी हवाले से एक 3 शराइत सामने रखी गुज़िश्ता दिनों में। उन्होंने भी यही जिक्र किया। उन्होंने भी कहा कि ख़वातीन जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने का हक दिया जाए, और उन्होंने कहा कि आप 10 हल्कों का ऑडिट करवा लें। दूसरी तरफ शोएब शाहीन साहब का भी हमने साउंड बाइट चलाया। वो कहते हैं कि ये अली जफर साहब को किसने इजाज़त दी कि वो सिर्फ 10 हल्कों की बात करें। तो सर अब ये क्या है? आई मीन अली जफर साहब ने अपनी तरफ से ये गुफ्तगू की, इट्स नॉट पार्टी पॉलिसी। पार्टी पॉलिसी कोई फर्क चीज है जो शोएब शाहीन साहब तनकीद कर रहे हैं। वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, कि आपकी आखिर डिमांड्स हैं क्या? नहीं आरिफा, यूर अ गुड जर्नलिस्ट। अब मैं आपको ऐसे ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जितनी दीवार से PTI को लगाया है, कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन शायद नजर आएगी। लेकिन फ्रैंकली मेरे ख्याल में अली जफर साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की। 10 हल्कों का ऑडिट एक चीज है, बाकी सीटों को जो है वो खोलना और वहां पे इंसाफ करना दूसरी चीज है, जो कि ट्रिब्यूनल्स लगने चाहिए। पूरे पंजाब के लिए 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए शायद 6 हैं। ये कहाँ का मजाक है? ठीक है, वो ट्रिब्यूनल्स जो है वो वाकई 3-3, 4-4 महीने में उन्हें आजादाना तरीके से काम करना चाहिए। इन 10 हल्कों के ऑडिट से तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये पूरा इलेक्शन मजाक है। मैं आपको एक बात बताऊं आरिफा, कल मैं चूंकि अपना ट्रिब्यूनल का केस सर वेरी क्विकली आई हैव टू क्लोज द सेशन। हाँ जी, मैंने अपने MNA के अच्छा झगड़ा साहब, मैं फिर ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानूनी और सियासी मसाइल हैं। जी झगड़ा साहब, आप कोई अपने सीट के बारे में शायद वाकया सुना रहे थे बिफोर वी टुक अ ब्रेक। एक तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे कभी कभी आपको लोगों के जरा कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स नजर आते हैं। ये कहते हैं कि ऑल इज डेमोक्रेटिक इन PTI, तो ये तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव बात है। जहां तक 10 हल्कों की बात है ऑडिट की, मेरे ख्याल में उससे मकसद सिर्फ ये है कि आप कोई भी हल्का उठाएं और देखें, इट इज लाइकली कि PTI के वोट ज्यादा होंगे। जो हल्के हम जीते हैं उसको भी उठा लें, तो वहां पे भी आपको ये नजर आएगा। मैं अभी अपना ट्रिब्यूनल का केस बना रहा था, तो जो मेरे साथ MNA है, क्योंकि मेरे फॉर्म 45 के और उसके फॉर्म 45 के रिजल्ट्स मैच करते हैं एज दे शुड, जब पार्टी को वोट मिल रहा है। लेकिन वहां भी जो उसके पोलिंग स्टेशंस हैं, मेरे हल्के में 8 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां तकरीबन उसका वोट 0 किया गया है, और उसका एक्चुअल वोट अगर इस हिसाब से देख लें शेर अली अरबाब का, तो 10-15 हजार जो उसको ऑफिशियल रिजल्ट में मिला है उससे भी ज्यादा होता है। सही। अच्छा सर, ये बहुत आसान है ये कहना कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, सो देयर, बट सर कई दफ़े मसला ये होता है कि आप एक सियासी जमात भी हैं, और सियासी जमात में जो भी व्यूज़ हो, अब जब स्पेशली आप इतने मसलों में जकड़े हो, तो आपकी एक सिमत होती है, वो सिमत कई दफ़े नहीं नज़र आती। एक आदमी कुछ कह रहा होता है, दूसरा आदमी कुछ कह रहा होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ एन इशू ना सर।
ये कह देना कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, उससे तो मसला हल नहीं होता। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर आप जो कंपटीशन देख लें, जहां पे जो है वो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, अभी रूथलेस मरियम नवाज शरीफ शुरू हो गई है और बाकी सारे लाइन में खड़े होंगे, तो उससे तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट बेहतर है। अब जहां तक आपकी ये बात है कि एक सिमत होनी चाहिए और जहां पे बहुत जगह होती है और कभी कभी नहीं होती, और जहां पे हम वो गलती करते हैं उसकी कभी कीमत भी दे देते हैं, there's no doubt that there's room for improvement। और हम देखिए, मेरा तो सियासत में एंटर होने का या रहने का मकसद एक्चुअली ये है that we need a different अच्छा सर, kind वेरी of क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। झगड़ा साहब, ये बताइएगा कि सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं अब, क्योंकि पार्टी सिंबल तो आप लोगों के पास है नहीं, कोई आप लोगों को फिक्र है कि दिस विल मेक इट मोर डिफिकल्ट टू मेक श्योर कि सारी वोटिंग जिस तरह होनी है और जिन लोगों ने वोट डालना है वो डले और आपकी जितनी सेनेट में सीट्स बनती हैं वो मिले आपको? इंशाल्लाह जो पार्टी के एमपीएज हैं वो पार्टी को ही वोट देंगे। जो सेनेट इलेक्शंस मैंने 2 देखे थे उसमें ये तो बड़ा क्लियर है कि प्रेशर तो होता है लोगों पे, ऑफर्स होती हैं लोगों को, छोटे असेंबलीज में ज्यादा होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, क्योंकि वोट कम चाहिए होते हैं जीतने के लिए। और जिस किस्म के इलेक्शन अभी हुए हैं तो वो तो इस कल्चर को प्रमोट ही करेगा। मतलब जिसने करना है वो कोशिश तो यही करेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे जो टिकट्स हैं वो लार्जली वर्कर्स को जाएंगे या उन फेसेस को जाएंगे जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है या जो डिजर्व करते हैं। फाइनल लिस्ट तो मैंने देखी नहीं है, आई थिंक अभी जो खान साहब से जो इन पर्सन डिस्कशंस होंगी उसमें वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन आप पंजाब में भी जो कल मैं हमाद अजहर की ट्वीट देख रहा था, जो आए हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इरसा के हवाले से एक नोटिफिकेशन वजीर आजम साहब ने वापस लिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो इरसा के चेयरमैन अपॉइंट किए थे एक साबिक ब्यूरोक्रेट को, वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज़ 22 ग्रेड के जो रिटायर्ड अफसर ज़फ़र महमूद साहब हैं उनको चेयरमैन इरसा तैनात किया वज़ीर आज़म की तरफ से। इस पर सिंध की तरफ से एतराज़ किया गया। जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। उन्होंने कहा एतराज़ हमें सिर्फ इस अपॉइंटमेंट पर नहीं है, हमें एतराज़ इस शख्स पर भी है जिसको आपने अपॉइंट किया है। उन्होंने कहा कि जो इरसा का मकसद है वो ये है कि वफाक से कोई उस पर असरअंदाज ना हो, और मगर मसला ये था कि जो निगरां हुकूमत है उसने ये तरमीम कर दी ऑर्डिनेंस में कि वफाक का एक नुमाइंदा जो है वो इरसा का मेंबर होगा। ये जो मामला था इस पे कौमी असम्बली पर भी बहस हुई। वहाँ सीनियर रुकन जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब, उन्होंने एक सख्त तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक तरफा तैनाती है। उन्होंने हुकूमत की मजम्मत भी की और कहा कि वज़ीर आज़म साहब को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इरसा एक्ट में ये शर्त में मौजूद है कि जो चेयरमैनशिप है वो बारी बारी हर सूबे के पास रहेगी, मगर निगरां हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको तब्दील कर दिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी नवीद कमर साहब, सर बताएं कि ये मसला कैसे शुरू हुआ, इन द सेंस के वज़ीर आज़म साहब ने ये अपॉइंटमेंट कर दी क्योंकि ऑर्डिनेंस में तब्दीली हो गई थी और आप लोगों को सिर्फ तब पता चला जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ? जी आरिफा, आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी सेंसिटिव मामलात हैं, शायद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे सेंसिटिव है, क्योंकि अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियंस का सिंध और पंजाब का, लेकिन उसके साथ साथ बाकी 2 सूबों का भी कुछ न कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ज़ाहिर है हमारे पास पानी की शॉर्टेज है और हर एक चाहता है कि जो उनका लीगल हिस्सा है वो मिले, और इस सारी चीज़ को रेगुलेट जो है वो इरसा करती है।
और इरसा का कानून जब बना था, वाटर अकॉर्ड के साथ वो बना था, तब भी ये सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हुआ कि ये सूबे जो हैं, किसी एक सूबे या एक मरकज के पास ये चीज नहीं होगी, बल्कि सूबों में चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट करेगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब जनरल मुशर्रफ ने यह फैसला किया कि चेयरमैनशिप सिर्फ सिंध को मिलेगी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो कालाबाग डैम वगैरह पे कोई फैसला हो जाए। लेकिन बहरहाल वो ना हुआ, सिंध के पास रही ये चेयरमैनशिप और अब फिर वापस रोटेशन पे आ गई। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे तो ये सोने पर सुहागा ये हुआ कि उन्होंने कह दिया कि ये जी अब कोई रोटेशन नहीं होगी, फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल इलीगल है। आपको पता है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, 4 इकाइयों से मिलके एक मुल्क बना है, और उसमें हमारे पास जो फेडरेशन को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है वो फेडरल कैबिनेट नहीं होती, वो होती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें चारों सूबाई वजीर आला होते हैं और 4 फेडरल नुमाइंदे होते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। अब कोई सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई, कुछ कहीं से नहीं हुआ, इन्होंने सीधा सीधा एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करके ये पावर जो है अपने पास ले लिया। अब बदकिस्मती से हुआ ये कि इस हुकूमत ने आते ही उन पे भी आया होगा कोई प्रेशर कि भाई अब जल्दी से अपॉइंटमेंट कर दे, तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कानून का ये कानूनी चीज है, गैर कानूनी है, गैर आईनी हो अच्छा, उन्होंने नवीद साहब, मैं यहाँ आपकी बात अगर आप इजाजत दें तो काट रही हूँ। सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये फैसला हो गया, वजीर आजम साहब ने भी उसको आगे, इसका मकसद आपके ख्याल में क्या था? मतलब कि ऐसा चेयरमैन अगर अपॉइंट हो जाता थियोरेटिकली या हाइपोथेटिकली, तो सर उससे व्हाट वुड हैव हैपेंड नेक्स्ट, और व्हाट डू यू फेयर वुड हैव हैपेंड नेक्स्ट? देखिए, फेयर तो जाहिर है जब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आता है तो फिर हर किस्म का फेयर जो है वो सामने आता है कि आखिर बजाय सूबों के अगर एक फेडरल गवर्नमेंट अपने पास ये पावर ले लेती है तो वो अपनी मर्जी से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन इस मुल्क में रेगुलेट करेगी। ये उससे जाहिर है, फॉर एग्जाम्पल सिंध जो है वो लोअर राइपेरियन है, सिंध को हर वक्त ये खदशा होता है कि पानी जो है हमारा वो रोक दिया जाएगा और हमारी फसलें जो है सूख जाएंगी। तो उस सेंसिटिविटी को नजर में रखते हुए ही ये कानून बना था पहले, और अब बगैर ये सोचे समझे आपने उठा के जो है फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया। तो यही था कि आपको पता है कि हमारा मेन स्टे जो है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर को बगैर पानी के नहीं चलता। ये बताइएगा कि हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा तो क्या अब ये जो, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो वहाँ मौजूद है, तो क्या अब इसके ऊपर भी आप हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से या वजीर आजम साहब से बात करेंगे? विल यू ट्राई टू रिवर्स दिस ऑर्डिनेंस, या यू थिंक कि इसकी जरूरत ही नहीं है? क्योंकि ये हमने टेक अप किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ कि जी इस ऑर्डिनेंस को भी विड्रॉ किया जाए। हमें उन्होंने ये तो अश्योरेंस दी है कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ना ही उसको कल कोई 7 ऑर्डिनेंसेस ले हुए हो रहे हैं नेशनल असेंबली में, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को ले नहीं किया जाएगा और ना ही इसकी एक्सटेंशन मांगी जाएगी। सो इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। लेकिन बहरहाल हम विजिलेंस रखेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई और नोटिफिकेशन आ जाए बिटवीन। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सहाफ़ी असद अली तूर के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सहाफ़ी असद अली तूर का, जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है वो अरेस्ट हुए हैं। आज भी बेल की उम्मीद थी, मगर क्योंकि प्रोसिक्यूटर नहीं आए, जज साहब को बताया गया कि वो बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, तो इसलिए मंडे तक जो मामला है वो पोस्टपोन कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हादी अली चट्ठा साहब, ये वकील हैं असद अली तूर साहब के। वेलकम टू द शो हादी साहब। जी सर, बताएं आज कोर्ट में क्या हुआ और क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बेल मिल जाएगी? देखिए अरफा, आज जो हमारी बेल फिक्स थी आर्गुमेंट्स के लिए,
और ये वो बेल एप्लीकेशन है, पोस्ट ट्रस्ट बेल, जो हमने जुमे के रोज ही फाइल कर दी थी। जुमे का रोज वो है 8 मार्च का, जिस दिन असद को जुडिशल रिमांड में भेजा गया था। तो हमने उस दिन ही इसकी बेल फाइल कर दी और हमने अदालत से इस्तदा की कि इसको अगर आज नोटिस कर दें, अगर आज नहीं तो अगले दिन जुमे, आप जुमे को इसको सुन लें, क्योंकि ये किसी की लिबर्टी का मामला है, एक सहाफी का, जो कि पिछले 10 रोज से, उस दिन जब हमने बेल फाइल की 10 रोज से वो 10 रोज जुडिशल रिमांड और एक 24 घंटे की उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो 11 रोज से वो तहवील में था। मगर जज साहब ने उस दिन उसको नहीं सुना, ये बता के हमें कि उनके पास 2 अदालतों का चार्ज है और बहुत सारे केसेस हैं, जिसकी वजह से वो ये केस जो है हमने कहा आप जुमे को सुने, जुमे को नहीं तो हफ्ते को सुने, हफ्ते को ही बैठती है अदालत। और फिर हमने मंडे ट्यूसडे का भी कहा, मगर उन्होंने थर्सडे को हमारा केस लगाया, यानी जो कि आज था। आज जब हम पेश हुए तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे आर्गुमेंट सुने जाएंगे और जो है वो प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट सुने जाएंगे और फैसला किया जाएगा बेल के ऊपर। तो आज जब हम पेश हुए तो बताया गया कि जी जो हमारे आईओ हैं और जो प्रोसिक्यूटर हैं वो नहीं पेश हो सकते क्योंकि अस्पताल में हैं। और फिर हमने दोबारा इस्तदा की कि अगर आप आज नहीं सुन रहे तो आप कल के लिए रख लें, कल जुमे, कल हमारी सुन लें। हमारे जो है वो साथी को, दोस्त को आज 18 रोज हो जाएंगे कस्टडी में। तो इसके बावजूद उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं अब कल भी नहीं सुनूंगा, परसों भी नहीं सुनूंगा, मैं ये मंडे के रोज सुनूंगा। सर कोई वजह बताई उन्होंने कि क्यों वो मंडे को सुनेंगे, क्यों वो जुमे को नहीं सुन सकते या हफ्ते को नहीं सुन सकते मामला? जुमे का हमने बहुत स्ट्रेस किया आज, तो उन्होंने कहा कि मैं जुमे को नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत केसेस हैं जुमे को सुनने के लिए। और हफ्ते को मुझे लगता है कि वो उन्होंने शायद फरमाया कि मैं छुट्टी पे जाऊंगा। तो सर ये बताएं कि अब क्योंकि आज उन्होंने मामला जो है सिर्फ पुट ऑफ कर दिया क्योंकि प्रोसिक्यूटर बीमार हैं और वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर और वो आए नहीं, तो सर क्या अगर मंडे तक वो ठीक नहीं हुए तो क्या ये मामला और लटक जाएगा? बिल्कुल, इस वक्त तो बहुत ये एक जो है वो गमगीर सूरत हाल है। इस वक्त हमें पता नहीं है कि मंडे को क्या होगा, मगर मैंने आज अपने आर्गूमेंट फिर भी किए अदालत में और मैंने कहा आप मेरे ऑन मेरिट आर्गूमेंट सुने, ये आप मंडे को मत लेके जाएं, आप इसको कल ही करें। तो मैंने अपने आर्गूमेंट्स में उन्हें उसके अलावा जो मेरे मेरिट के आर्गूमेंट्स थे बेल के ग्राउंड्स के, क्योंकि बेल उसका एज ऑफ राइट मिलती है इस मामले में कानूनी। हादी साहब ये बताइएगा, माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, एक हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ अटॉर्नी जनरल साहब का मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब से, जो हमें पता चला मीडिया रिपोर्ट से, और उसके अंदर अटॉर्नी जनरल साहब ने मोरलेस कंसीड किया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या जो सेक्शंस लगाए गए हैं असद अली तूर साहब पे, वैसी तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो क्या उसके बाद ये मामला जो है जल्दी तय नहीं होना चाहिए था? जी मैं आपको ये बता रहा था आरफा कि मैंने अपने कानूनी आर्गुमेंट्स के अलावा उन्हें सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 4 पढ़ के भी सुनाया और एक कॉपी भी उनको फराहम की और उन्हें बताया कि किस तरह से अदालत में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड इस वक्त में एफआईआर पढ़ी गई। और जब एजी पाकिस्तान से पूछा गया उस एफआईआर के बारे में तो उन्होंने भी इस बात से एग्री किया कि इस एफआईआर को वो उसका दिफा नहीं कर सकते। सेक्शन 9, 10 और 24 का इतलाक बिल्कुल नहीं हो सकता असद अली तूर के ऊपर। जो एफआईआर के मतन में उसके कंडक्ट के बारे में लिखा गया है उसकी बुनियाद पे नहीं हो सकता। और फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा एजी पाकिस्तान से कि क्या हम इसमें ऑर्डर करें असद अली तूर के लिए या आप ग्रेस शो करेंगे, जिसपे अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ये बोला कि मैं आई विल लुक इनटू इट और मैं इसमें कुछ करूंगा। दोबारा जब सलाउद्दीन ने जो काउंसिल थे उसमें उन्होंने दोबारा स्ट्रेस किया इस बात के ऊपर कि अब असद अली तूर का क्या करना है, क्योंकि वो आज उस वक्त भी 12 रोज से डिटेंशन में थे। तो उस पर दोबारा एजी ने कहा कि मैं 14 से पहले, 14 जो कि आज बेल लगी हुई थी, इससे पहले कुछ करूंगा इस मामले के अंदर। और सर उन्होंने कुछ किया? उस मामले में कुछ नहीं किया उन्होंने आज तक। और आप उनसे मतलब कि आपने उनको अप्रोच करने की कोशिश की, उनसे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हमने एज काउंसिल उनसे रब्ता करने की बेतहाशा कोशिश की। जो काउंसिल थे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 4 में सलाउद्दीन, उन्होंने भी रब्ता करने की कोशिश की मगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हादी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।